Assalamu alaikum. Welcome to our channel Research Methodology. My name is Furqan Iqbal and I am doing MS in Project Management from University of Management and Technology. So the purpose of our video is to explain the variables and theoretical framework in research. हम अपनी वीडियो के शुरू के अंदर पहले हम वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं, कितनी टाइप्स के वेरिएबल्स हैं और उनके रिलेशनशिप के बारे में कि किस तरह से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। व्हाट इज वेरिएबल? ए वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन टेक ऑन डिफरिंग और वेरिंग वैल्यूज। मींस वैल्यूज का बदलना। वो वैल्यूज किसी ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है, किसी पर्सन की भी हो सकती है। एनीथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। मिसाल के तौर पे आपके एग्जाम स्कोर्स, प्रोडक्ट की सेल, इनकम, मोटिवेशन। सो ये जो चीजें हैं ये बदलती हैं। आपके एग्जाम स्कोर्स एक तरह के नहीं रहते, प्रोडक्ट की सेल एक तरह की नहीं रहती। तो वैल्यूज का चेंज होना वेरिएबल कहलाता है। अब रिसर्च के अंदर फोर टाइप्स को जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें आती है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड कर रहा होगा किसी चीज के ऊपर। अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल प्राइमरी इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। और साथ ही साथ ये रिसर्चर का प्राइमरी इंटरेस्ट, जो प्राइमरी फोकस होता है रिसर्चर का, उस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है। इस वेरिएबल के अंदर जो चेंज आ रहा है या जो वेरिएबल जो इफेक्ट आ रहा है, कितना इफेक्ट आ रहा है, किन किन वजूहत की वजह से इफेक्ट कर रहा है, वो वेरिएबल कौन से हैं जिनकी वजह से ये डिपेंडेंट वेरिएबल बदल रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द सेल्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय इन्वेस्टिंग ऑन एड कैंपेन्स थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो एक न्यू प्रोडक्ट है जिसको लॉन्च करना है, उसकी सेल जो है वो इंक्रीज होगी अगर हम एड कैंपेन्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलती हैं। तो सेल्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं एड कैंपेन्स के ऊपर। एड कैंपेन्स के ऊपर हम इन्वेस्ट करते जाएंगे तो सेल्स इंक्रीज होती जाएगी। तो सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी की वजह से चेंज हो रहा है, जो इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है वो किसी वजह से आ रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन दैट influence the dependent variable in either a positive or negative way। तो जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एड कैंपेन्स जो हमने पिछली एग्जांपल देखी थी उसी के जरिए हम इसको भी समझते हैं। तो एड कैंपेन्स के अंदर जितना इन्वेस्ट किया जाएगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो इफेक्ट है ये पॉजिटिव इफेक्ट है। हम जितना इन्वेस्ट करेंगे कैंपेन्स के ऊपर सेल्स भी उतनी ज्यादा होगी, कम इन्वेस्ट करेंगे तो सेल भी कम होगी। और डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी इसी रिलेशनशिप को हम स्कीमेटिक डायग्राम से देखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है। अगर हम उस प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो सेल डिक्रीज हो जाती है। तो प्राइस यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और जो सेल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान में वो नेगेटिव है। प्राइस इंक्रीज करने से सेल डिक्रीज हो रही है। अब हम चलते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल की तरफ। Moderating variable is one that has strong contingent effect on independent dependent variable relationship। So ये moderating variable जो है वो उनके ओरिजिनली एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को मॉडिफाई करता है। लाइक वेरिएबल ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो कितना इफेक्ट कर रहा है ये वेरिएबल सी बताएगा, मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब इसी को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर लाइब्रेरी फैसिलिटीज जो कि हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो लाइब्रेरी है वो जितनी अच्छी होगी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होनी चाहिए, जो कि परफॉर्मेंस हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब लाइब्रेरी जो है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट है वो फिर भी इंक्रीज नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब रुझान जो स्टूडेंट का है। तो जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है स्टूडेंट का, वो जितना ज्यादा होगा परफॉर्मेंस भी स्टूडेंट्स की उतनी ज़्यादा होगी। तो लाइब्रेरी एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी हुई हैं, लेकिन
अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका उस तरफ रुझान ही नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज नहीं होगी। और इसके बरक्स अगर एक स्टूडेंट है जिसका रुझान भी है, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट है इनक्लाइनेशन है, ये इस रिलेशनशिप को, लाइब्रेरी और परफॉर्मेंस स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब इसी तरह हम इनका रिलेशनशिप एक स्केमेटिक डायग्राम के जरिए देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ। एक वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के होने से ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ेगी। लेकिन एक वर्कफोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के स्किल सेट्स के लोग हैं, उनके डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट एज है, डिफरेंट इलाकों से आए हुए हैं, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन उस डाइवर्सिटी को मैनेज ही नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस नॉट इंक्रीज होगी, डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज तो होगी नहीं। तो जो मैनेजर एक्सपर्टीज है उनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सकता है उस डाइवर्सिटी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर एक्सपर्टीज है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल का रोल अदा करता है। वर्कफोर्स के अंदर डाइवर्सिटी है और उसको जितने अच्छे तरीके से मैनेजर्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के ऊपर असरअंदाज हो रही है। अब हम चलते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल की तरफ। इंटरवीनिंग वेरिएबल को मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। Intervening variable is one that surveys between the time of the independent variable start operating to influence the dependent variable and the time impact is felt on it। तो ये जो intervening variable है ना, ये कहाँ पे आता है? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना असर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर शो करना या अपना इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर शो करना स्टार्ट करता है, तो सब उससे पहले ये इंटरवीनिंग वेरिएबल आता है। लाइक ऐसे समझ लें कि इंटरवीनिंग वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना असर इंटरवीनिंग वेरिएबल के ऊपर डालेगा एंड देन वो इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है वो इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जाएगा। अब इसी को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के ऊपर तब इफेक्ट करेगी जब इस डिफरेंट स्किल सेट या डिफरेंट तरह के लोग जो हैं उनके दरमियान में क्रिएटिव सिनर्जी होगी। जब वो मिलके क्रिएटिवली सिनर्जी क्रिएट करके डिफरेंट तरह के लोग जब वो काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। तो अगर हम इन चारों वेरिएबल को एक सिग्मेटिक डायग्राम के जरिए समझें इनके रिलेशनशिप को, तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी तब क्रिएटिव सिनर्जी क्रिएट करेगी जब डिफरेंट तरह के लोगों को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे मैनेजर्स। जब वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए उन डिफरेंट स्किल सेट्स के लोगों को मैनेज करेंगे तो क्रिएटिव सिनर्जी बनेगी, देन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है डिफरेंट तरह के लोगों को अगर अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा, उनके स्किल सेट्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, तो ना तो क्रिएटिव सिनर्जी होगी, वो आपस में ही लड़ेंगे या वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है वो उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। आई होप इस एक्सप्लेनेशन के बाद जो वेरिएबल है और उसकी जो टाइप है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर। व्हाट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क? A theoretical framework is a conceptual model of how one theories or make logical sense of a relationship among the several factors that have been identified as important to the problem। मतलब कि जो अपने प्रॉब्लम है, जो उस प्रॉब्लम के ऊपर डिफरेंट तरह के फैक्टर्स या डिफरेंट तरह की जो चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है उनके दरमियान में लॉजिकल सेंस क्या है, वो आपको ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताता है। जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो आपको उस लॉजिकल सेंस बताता है कि ये डिफरेंट फैक्टर्स इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है और ये किस तरह से उस प्रॉब्लम को इफेक्ट कर रहे हैं। इट इज लॉजिकली डेवलप्ड, डिस्क्राइब्ड एंड elaborative network of association among variables that have been identified through such processes as interviews, observations and literature survey। तो ये एक लॉजिकली डेवलप्ड, एक वेल डिस्क्राइब्ड इलेबोरेटिव नेटवर्क होता है डिफरेंट वेरिएबल का, जो हम पीछे देख के हैं, सिग्मेटिक डायग्राम्स देख के हैं। तो ये एक
डायग्राम की शक्ल में उस वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है. So why it is important? Developing such a conceptual framework help us to postulate or hypothesize and test certain relationship and thus to improve our understanding of the situation. मीन्स कि जो रिलेशनशिप हम टेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी जो हाइपोथेसिस हैं या जो उसका कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किस तरह बनेगा और ये फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है. जब ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन जाता है तो फिर हम इसी से अपना हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं जो कि बाद में हमें आगे जाके चल के पता चलता है कि वो वैलिड है या फिर नहीं है वैलिड. तो जो रिलेशनशिप है देन हम उसको टेस्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक के जरिए. फिर हमें पता चलता है कि आया कि हमारी रिसर्च वैलिड है या नहीं वैलिड. तो क्या पता चलता है कि ये जो इंटायर रिसर्च है जो पूरी की पूरी आपकी आगे रिसर्च है वो बेस कर रही होती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर. सो हाउ टू बिल्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. सबसे पहले आपको जो है अपने वेरिएबल्स का पता होना चाहिए. आप आइडेंटिफाई करें अपने वेरिएबल्स को. लाइक अगर मोटिवेशन है तो आप देखना चाह रहे हैं कि मोटिवेशन को कौन कौन से वेरिएबल जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले आप अपने वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे. देन आप उस वेरिएबल्स के ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाएंगे जो कि आपकी थ्योरी का एक डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन होगी. और देन आप पास्ट लिटरेचर से उस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए उन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है आप उसको एक्सप्लेन करें. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प्स यू. थैंक यू वेरी मच.